जय हिंद। एक लड़के का कमेंट आया था सनी यादव का कि सर भारत की नदियों पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम एक छोटे से वीडियो में भारत की सभी प्रमुख नदियों को समझेंगे। तो भारत में मेनली 3 प्रकार के नदी तंत्र यानी अपवाह तंत्र हैं। वैसे तो 2 तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी जो है वह तिब्बत में, जो कि चाइना का हिस्सा है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और कश्मीर से होते हुए लद्दाख का जो लेह शहर है उसके उत्तर में स्थित है यहाँ पर, और ये इस तरह से अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं जो मुख्य रूप से, तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाकर इससे मिल जाती है। और एक सहायक नदी है झेलम, यह भी कश्मीर से निकलते हुए और यहाँ पे पाकिस्तान में जाके चिनाब से मिलती है। और रावी, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाके सिंधु से मिल जाती है यहाँ पे। और जो 5वीं सबसे बड़ी नहीं कह सकते, सबसे बड़ी चिनाब है, और 5वीं जो है सतलज नदी, वह भी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए यह भी यहाँ पे पाकिस्तान में जाके चिनाब से मिल जाती है। और ब्यास नदी एक छोटा सा क्षेत्र कवर करती है जो कि झेलम से पंजाब में झेलम से मिल जाती है और झेलम जाके चिनाब में मिल जाती है। तो यह सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियाँ हो गई, और इस क्षेत्र को सिंधु अपवाह क्षेत्र या सिंधु नदी तंत्र कहते हैं, इस प्रकार से जो कि है। अब हम आगे देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र देखने से पहले हम एक खास चीज़ देखते हैं कि गंगा किस तरह से बनती है। तो उत्तराखंड में एक है संतोपत हिमानी, हिमानी का अर्थ है ग्लेशियर। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक है धौली गंगा और इधर से एक आती है विष्णु गंगा। जो कि विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं, और ये दोनों नदियाँ लगभग समान आकार की, समान गहराई की हैं, इसलिए आगे अलकनंदा के रूप में जानी जाती है। अलकनंदा, बद्रीनाथ का मंदिर भी अलकनंदा के किनारे है। और कुछ दूरी पर इधर से एक नदी आती है पिंडार नदी, जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ये भी अलकनंदा और आगे बढ़ती है, और ये पिंडार नदी आके मिली, और यहाँ से एक आती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। यहाँ भी अलकनंदा की गहराई अधिक होती है। क्या है कि जब 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई या जिसमें पानी ज़्यादा होता है उसे हम मुख्य नदी के रूप में देखते हैं, और जो नदी कम गहरी और पानी कम होता है उसे सहायक नदी के रूप में देखते हैं। और अगर बराबर हैं दोनों लगभग तो अलग नदी का नाम दे देते हैं, वहाँ से अलकनंदा। तो यहाँ से अलकनंदा ही आगे, अलकनंदा के रूप में ही आगे बढ़ती है यह नदी, और यह मिलती है रुद्रप्रयाग में।
और इससे आगे जब आने पर यह भागीरथी नदी जो उत्तराखंड के गौपथ से निकलती है, गौमुख से, और यहाँ कर मिलती है यह देवप्रयाग में। यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है और यहाँ से यह गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये था कि गंगा नदी किस तरह से बनती है और कहाँ से निकलती है। तो अब यहाँ हम मेनली देखेंगे गंगा को, यहाँ से जो कि गौमुख से निकलती है और उत्तराखंड से यूपी होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से निकलती है और यूपी के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाकर यह गंगा से मिल जाती है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के मिलने से पहले इससे तीन प्रमुख नदियां जो हैं वह यमुना नदी से मिलती है। एक है चंबल, बेतवा और केन। यह इंदौर के पास से निकलती है। तीनों जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है और यमुना जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। और यहाँ से आती है यह गोमती नदी, जो कि यूपी से ही निकलती है, गोमत ताल से, इसका नाम है गोमती नदी, और यह आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है पटना से थोड़ा सा पहले। और उसके बाद एक है सरयू नदी। सरयू नदी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और यह पटना के निकट आकर, इसका एक नाम घाघरा भी है, अयोध्या में यह सरयू के नाम से जानी जाती है और आगे चल के यह घाघरा के नाम से जानी जाती है, जो आगे चलकर गंगा से मिल जाती है। और दो नदियां जो बिहार में, ये पटना के पास ये भी बिहार में मिलती है और यह नेपाल से आती है, गंडक और कोसी। दोनों नदियां नेपाल से आकर गंगा में मिल जाती हैं। यह बिहार में मिलती है। कोसी नदी भी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि और यह मार्ग बदलती रहती है और बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बिहार में इसके कारण बहुत अधिक बाढ़ आती है। आगे चलकर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी शाखा जिसको बोलते हैं, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली। पश्चिम बंगाल के फरक्का में यह हुगली नदी के रूप में बिखर जाती है और यह भी बंगाल के खाड़ी में आके गिरती है। और ये जो पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा को। और उसके बाद गंगा जो है प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे गंगा को मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। एवं जब यह पद्मा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है इसे, पद्मा। और आगे जब यह ब्रह्मपुत्र इसमें आके मिल जाती है तो यह मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है बांग्लादेश के बाद। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण यही करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ मिलकर मेघना की नदी के रूप में जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इधर मैंने चंबल, बेतवा और केन की बात की, जो कि गंगा नदी में आके मिलती हैं, यमुना से मिलती हैं और गंगा में जाके यमुना मिल जाती है। और दो और प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक ही बची, ये सोन नदी। सोन जो है पटना के पास बिहार में, यह गंगा से मिलती है और आगे जाके गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हमने चर्चा की सिंधु नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी तंत्र की हमने चर्चा की। अब चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो असम होते हुए इधर
असम, मेघालय और फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में जाके यह गंगा से मिल जाती है, जिसका आगे चलकर यह मेघना के नाम से जानी जाती है। तो अगर भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो वह गंगा है, क्योंकि गंगा जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। लेकिन अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि अगर पानी की बात करें, पानी सबसे ज़्यादा तो वह ब्रह्मपुत्र नदी में होता है, यानी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में देखी जाती है, यानी भारत की सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इससे दो नदियाँ आके मिलती है, यह है लोहित नदी और ये है मानस। ब्रह्मपुत्र की जो दो सहायक नदियां हैं असम में आके, ये अरुणाचल प्रदेश में आके मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र से, लोहित और मानस। और यहाँ से सिक्किम के दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है जो कि बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ये है तीस्ता नदी, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश में आके मिल जाती है। तो जब यह तीस्ता नदी यहाँ आके मिलती है बांग्लादेश में, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के संगम को ये जो बीच का दूरी है यहाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना, यानी यमुना ये हो गई और ये बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र को और तीस्ता के संगम से जो आगे बढ़ता है उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो हमने उत्तर भारत के यानी हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र देख लिया और हिमालयी नदियों को समझा अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, यानी दक्षिण भारत की नदियों को। तो यहाँ एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक है अमरकंटक पहाड़ी पर्वत है, अमरकंटक पर्वत, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। ये तो नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी, और ये है ताप्ती, ये है नर्मदा और ये ताप्ती। ताप्ती जो है सतपुड़ा और अजंता के बीच में, पहाड़ों के बीच में बहती है, इसलिए इन्हें, क्योंकि पर्वतों के बीच में बहती है तो इन्हें भ्रांस घाटी के मध्य बहने वाली नदियों के रूप में देखा जाता है कि भ्रांस घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। यह जो है तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और अमरकंटक के पास से ही छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की यह बहुत ही प्रमुख नदी है और बंगाल की खाड़ी में यह जाकर गिरती है, महानदी। तो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की यह नदियाँ हुई, महानदी और ताप्ती और नर्मदा। तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कौन, नर्मदा और ताप्ती, और जाके गिरती है अरब सागर में। अब अगली नदी की हम चर्चा करें, गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत और भारत की पूछे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, उत्तर भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा, किंतु दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है, जो कि 800 किलोमीटर लंबी है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 2071 किलोमीटर यह है और टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यह त्र्यंबकेश्वर से महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है गोदावरी और जाकर गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है जो कि अरब सागर में जाके गिरती है, और इनके मध्य जो स्थान है समुद्र में, इसे केजी बेसिन भी कहा जाता है। केजी बेसिन जो कि पेट्रोलियम गैस के लिए प्रसिद्ध जगह है, कौन, केजी बेसिन। और ये किए है कावेरी। गोदावरी को हम दक्षिणी गंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि दक्षिण भारत की गंगा
किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा है जो है वो कावेरी है, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से पर्वत से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और ये रही कृष्णा जो कि महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के और अरब सागर में गिरती है। और गोदावरी के बारे में मैंने बताया ही। तो मैंने लगभग प्रमुख नदियां जो हैं भारत की, सभी प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया एक छोटे से वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।